आगे चले पॉइंट नंबर 5 में। अब उसने बता दिया कि जी एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, उन पे इनिशियल अलाउंस लगेगा। अब 5 नंबर पे बता रहा है कि भाई एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट हैं कौन से। अब जब बताना था ना कि यार एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट हैं कौन से, तो तब भी मसला बढ़ गया एक कि यार एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट इतने ज़्यादा हैं कि सारे बताने में टाइम लगेगा। तो उसने क्या किया, कौन से बता दिए, उसने कहा अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट बता दो, इनके अलावा बाकी सारे एलिजिबल डेप्रिशिएबल। ठीक है, इन दिस सेक्शन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट मींस अ डेप्रिशिएबल एसेट अदर देन इनके नीचे ये जो पांच इनके अलावा जो होंगे वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होंगे। अच्छा जी, एनी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है, कोई भी व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सड़क पे चलने वाली ट्रांसपोर्ट व्हीकल, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। कोई भी रोड ट्रांसपोर्टेशन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है अनलेस द व्हीकल इज प्लाइंग फॉर हायर, जब तक कि उसे प्लाइंग फॉर हायर के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। यानी कि जिस तरह डेवो हो गई, ठीक है, और बाकी दूसरी का जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्लाइंग फॉर हायर है ना, रेंट लेती है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वो एक रेंट जनरेट करती हैं। ठीक है, तो अगर तो वो प्लाइंग फॉर हायर है तो वो क्या है, एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। और अगर वो प्लाइंग फॉर हायर नहीं है तो वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। तो इसके आगे छोटा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिख लें कि व्हीकल अगर प्लाइंग फॉर हायर है तो वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, और अगर प्लाइंग फॉर हायर नहीं है तो वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। ये जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि इस लाइन को पढ़ने में आसानी हो। कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है, समझ नहीं लग रही, तेज से बढ़ा दिया है, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं बार बार। कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है जब तक कि वो क्या ना बन जाए, प्लाइंग फॉर हायर। जब तक कि वो क्या ना बन जाए, प्लाइंग फॉर। इसका मतलब ये हुआ प्लाइंग फॉर हायर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है, और जो व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर नहीं है वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं। अब लगी समझ? दूसरा पॉइंट, एनी फर्नीचर इंक्लूडिंग फिटिंग, कोई भी फर्नीचर फिटिंग्स ये एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। फर्नीचर और फिटिंग्स एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। एनी प्लांट एंड मशीनरी दैट हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली इन पाकिस्तान, यानी कि सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। और सेकंड हैंड भी कब, जब वो पहले कहाँ इस्तेमाल हुआ हो, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पहले से इस्तेमाल शुदा प्लांट एंड मशीनरी अगर खरीदेंगे तो वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। पाकिस्तान में पहले से इस्तेमाल शुदा प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे तो वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। अगर सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी बाहर से मंगवाएंगे तो वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। लगी समझ? क्यों नहीं लगी समझ? पढ़ें जरा क्या लिखा है। प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान से क्या मतलब है? ऐसा प्लांट एंड मशीनरी खरीदा जो पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल हो गया तो सेकंड हैंड ही हो गया ना। तो अगर पाकिस्तान में पहले से इस्तेमाल हो रहा था और आपने खरीद लिया तो वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। सही है, लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल हो रहा था और आपने खरीद लिया तो वो तो फिर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट बन जाएगा। सही है, तो ऐसा प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, ऐसा प्लांट एंड मशीनरी खरीदा जो कि पाकिस्तान में पहले से इस्तेमाल हो रहा था, वो किधर फॉल करेगा? अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल। ठीक है,
Any plant and machinery in relation to which a deduction has been allowed under an other section of this ordinance for the entire cost of the asset in the tax year in which the asset is acquired. कोई प्लांट एंड मशीनरी जिसको जिस साल खरीदा उस साल सारे की सारी डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी तो ऑब्वियसली वो अदर देन में ही आएगा ना। 100 रुपये का खरीदा तो गवर्नमेंट ने कहा अगर फलाना प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे तो पहले साल में तुम्हें सारा डेप्रिशिएट करने की इजाज़त है, तो पीछे उसका रह गया सारा पहले साल में डेप्रिशिएट हो गया तो 25% तो अप्लाई नहीं होगा उसमें। ठीक है, आगे चले। इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आ जाता है? बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स जो है वो कहाँ पे फॉल करेंगी? अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल। आसान चीजें पहले नोट कर लें। फर्नीचर फिक्सचर क्या है? अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल। बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी का है इमूवेबल प्रॉपर्टी। बिल्डिंग अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट। सेकंड हैंड प्लांट खरीदा और सेकंड हैंड प्लांट भी वो जो पहले पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा था, कहाँ फॉल करेगा? अदर देन। ऐसा प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली जिसकी डेप्रिसिएशन पहले साल में ही गवर्नमेंट ने अलाउ कर दी, कहाँ फॉल करेगा? अदर देन। ऐसा रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल खरीद लिया जो कि अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है तो कहाँ जाएगा? अदर देन। सही है, हुई है याद? दोबारा पढ़ लें एक दफा, पढ़े जरा एक दफा दोबारा। हाँ जी, एक दफा आप लोग जरा पांचों पॉइंट्स पढ़े, इन केस एनी कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें। हाँ जी, क्या कह दूं उसे? नाम बदलने लगे इसका, बताएं। इलिजिबल नहीं कह सकते। इलिजिबल का वर्ड लॉ ने यूज नहीं किया, मैंने भी यूज नहीं किया, और दूसरा इलिजिबल जो होता है वो लीगल टर्म्स में आता है। ठीक है, तो अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है। उससे फर्क क्या पड़ेगा? ट्रीटमेंट आप वो कह लें, चले आपको वो नाम अच्छा लगता है आप वो कह लें, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। नहीं, फिक्सचर्स होते हैं ना आपके, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। एक तो होता है फर्नीचर, ये बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स वगैरह, ये फिक्सचर्स के अंदर फॉल करते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, स्कैन्स ने बाहर बोर्ड लगाया हुआ है इतना बड़ा, इट इज़ अ फिक्सचर। ठीक है, फिटिंग्स, हाँ फिटिंग्स वगैरह में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी। हो गए जी ये 5 पॉइंट्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो अदर देन एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं। ठीक है, इन पे 25% का इनिशियल अलाउंस नहीं लगेगा, और इसके अलावा जो भी होगा वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होगा, उस पे 25% का अलाउंस अलाउ होगा। अगर इन सिंपल टर्म्स इन सारी बातों को एक हम फर्जी को एग्जाम्पल बना लें, ठीक है, मैं ये बात कर लेता हूँ, एक पर्सन ने कोई बिल्डिंग बनाई, ठीक है, और उस बिल्डिंग की जो उसको कॉस्ट आई, उस बिल्डिंग की जो उसके ऊपर कॉस्ट आई, दैट वाज 5 मिलियन की उसे कॉस्ट आ गई। ठीक है, 4 साल बाद उसने वो बिल्डिंग बेच दी, 4 साल बाद उसने वो बिल्डिंग बेच दी। अब जितना हमने पढ़ा है उस लिहाज से अगर मैं उसकी ईयर 1, 2, 3, 4 के ऊपर रिटन डाउन वैल्यूज 4 सालों की निकालूं तो मेरी कैसे निकलेगी? 1, 2, 3, 4।
सबसे पहली बात ये बिल्डिंग है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। क्या बिल्डिंग ईडीए में आती है कि अदर देन ईडीए में आती है? अदर देन ईडीए। इट मींस कि इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस नहीं लगेगा। तो अदर देन ईडीए आती है तो बिल्डिंग पे टैक्स का रेट क्या है? 10% रेट है। तो पहले साल में 5 मिलियन की कॉस्ट थी, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो जाएगी? 5 लाख की। तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या रहेगी? 45 लाख। ठीक है। दूसरे साल में उसका अब 10% रेट है ना, तो 10% रेट किस पे अप्लाई होगा? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। दूसरे साल की इसकी डेप्रिसिएशन कितनी बन जाएगी? और अब कितना रहेगा? कितना? 41, 40 लाख 50 000, 40 लाख 50 हजार, ये इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह तीसरे साल डेप्रिसिएशन 10% लगी, 405000, ये डेप्रिसिएशन लग गई। और अब कितनी रह गई? 364500, 36 लाख 45 हजार। चौथे साल की डेप्रिसिएशन 10%, अभी लगाते हैं इसको, मैं 5वें साल में सेल कर लेता है। 32805000। ठीक है। अब ये बात इन्होंने की कि 5 में जाके मैंने इसे बेच दिया। ठीक है। तो 5वें साल में मैं इसकी डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने 5वें साल में जाके इसे बेच दिया। 32,80,000। अच्छा, अब एक और बात जो आपने ज़हन में रखनी है, ये जो WDV है ये क्या कहलाएगी? टैक्स WDV। ये क्या कहला रही है? टैक्स WDV। ये कहलाएगी टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि मैंने जो रेट लगाया वो टैक्स का रेट लगाया, तो ये मैं टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कहलाऊंगा। मिसाल के तौर पे मैंने 5वें साल में ये बेच दी, तो ये 3.28 मिलियन मेरी कॉस्ट थी, मैंने जिसे 3.5 मिलियन का बेच दिया, 35 लाख की मैंने सेल कर दी। ठीक है। तो फॉर्मूला वही, जब मैं चीज़ को बेच देता हूं तो कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड, ठीक है, कॉन्सिडरेशन रिसीव्ड 35 लाख लेस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। इस जब मैंने बेची उस टाइम पे टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी? वो क्या निकली आपकी? ये जो मैंने निकाली थी 32,80,500, 32,80,500। ठीक है। अब ये मेरा टैक्स प्रॉफिट निकला या टैक्सेबल, टैक्स की नजर में जो गेन है ये वो कितना निकलता है? 219500, 2,19,500। ये मेरा टैक्स की नजर में गेन है जो मेरी बिजनेस इनकम में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, जिसके ऊपर फिर फर्दर आगे टैक्स लगेगा। अब ये अकाउंट्स वाले हो सकता है इस पे डेप्रिसिएशन 10 की जगह 5% लगा रहे हो, और 5 साल बाद अगर बेच दी तो उनकी नजर में ये जो प्रॉफिट है वो डिफरेंट होगा। अकाउंटिंग की नजर में ये प्रॉफिट फर्क होगा ना। अगर वो 5% लगा रहे होंगे तो हमने कौन सी नजर देखनी है? टैक्स। तो क्या हम उनका गेन मानेंगे? नहीं। तो उनके गेन को रिवर्स करेंगे और अपने गेन को ऐड करेंगे। ठीक है। ये ऐड लेस कर सारा आपको बताना है, जस्ट अभी कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि अकाउंटिंग गेन को नहीं मानेंगे, हम टैक्स के गेन को मानेंगे। टैक्स का गेन या लॉस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू। टैक्स की रिटर्न डाउन वैल्यू लेने के लिए मुझे क्या चाहिए? टैक्स के मुताबिक डेप्रिसिएशन।
ठीक है। सेम क्वेश्चन को अगर मैं बिल्डिंग की जगह इसको रिप्लेस कर दूं कि ये प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, और ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, ये कौन सी है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी। तो अगर ये न्यू प्लांट एंड मशीनरी है तो पहली बात ये यहां फॉल करेगी कि यहां? एलिजिबल पे करेगी ना, क्योंकि ये नई प्लांट एंड मशीनरी है। तो सबसे पहले इसका पहले साल का हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्क क्या आएगा कि सबसे पहले इनिशियल अलाउंस अलाउ हो जाएगा। इनिशियल अलाउंस कितना? 25%। तो कितना? 25% 5 मिलियन का कितना बन गया? 10% 12,50,000। ये इसका बन गया। अब इनिशियल अलाउंस लेस करके वैल्यू बताएं। 38, 37, 50, 37,50,000। ये अभी ईयर 1 ही चल रहा है, लेकिन अगर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है तो ईयर 1 में इनिशियल अलाउंस भी है, और तो डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे रेट क्या है? 15%। अब 15% मैंने कॉस्ट पे लगाना है कि 3750 पे? 3750 पे लगाना है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जो मेरी अब लगेगी 15% की 3750 में लगाए, कितनी बनी? 562,500। ये मेरी ईयर 1 की क्या आ गई? टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू 3187,500। ये ले। अब ईयर 2 पे मैंने इसी को आगे कंटिन्यू करते जाना है। This is how we will do it, and this is the difference between eligible depreciable asset and other than eligible depreciable asset. 5वें साल में जाके बेच दिया तो फिर 5वें साल में बेचने के बाद वही उसी तरह हम इसका गेन निकाल जी। वो पॉइंट नंबर 4 में कहते हैं कि कोई भी प्लांट एंड मशीनरी जो कि अंडर द सेक्शन ऑफ ऑर्डिनेंस उस पे आप इसकी पहले साल में फुल डेप्रिसिएशन करा करते हैं, वो अदर देन ईडीए में आती है। हाँ, सर वो पहले साल की डेप्रिसिएशन तो हर चीज पे अलाउ होती है। फुल डेप्रिसिएशन मतलब जितने का खरीदा है उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। सर वो जैसे आपने वहाँ लिखा है कि पहले साल में फुली डेप्रिसिएशन और जहाँ पे आपने वो किया नो डेप्रिसिएशन, सर पहले साल में तो हर में फुल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। नहीं, पहले साल में आप चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन 15%, 20%। फुल से मुराद ये है कि जितनी कॉस्ट है उतनी डेप्रिसिएशन। मिसाल के तौर पे यार गवादर के अंदर इंडस्ट्री नहीं शिफ्ट हो रही तो गवर्नमेंट कह सकती है कि आपने सीमेंट प्लांट अगर गवादर में लगाया तो आपकी जितनी कॉस्ट है पहले साल में अलाउएबल कर देंगे एज ए डेप्रिसिएशन। तो वो तो फिर कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना 25% का, वो तो सारी की सारी पहले साल में लग गई। ठीक है, ठीक है जी। ये इसको थोड़ा सा हजम करें। मैं जो अदर बुक्स हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं वो घर जाके शाम में आपको एक्सरसाइज के लिए भेज देता हूँ, या किसी और के पास, आप लोगों के पास, सबके पास है। ये एग्जांपल्स मेरे ख्याल से 1 से 4 इसी तरह की एग्जांपल्स ही हैं। ये जो डेप्रिसिएशन